सो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब अगली बात आती है कि हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे संशोधन कैसे कर सकते हैं इस संविधान में। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू स्ट्राइक ए बैलेंस। तो हमने अभी आपको जस्ट बताया कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो एक बैलेंस बनाना चाह रहे थे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड इफ सो रिक्वायर्ड। जो हमारा संविधान है उसमें बदलाव होने की, अमेंडमेंट संशोधन करने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रोविजन होनी चाहिए जब भी ऐसा जरूरत हो। बट इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस। और लेकिन संविधान जो अननेसेसरी चेंजेस है या बहुत ज़्यादा बदलाव है, इससे भी संरक्षित होना चाहिए, इससे भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्लेक्सिबल एंड एट द सेम टाइम रिजिड। तो वो चाहते थे कि हमारा जो संविधान हो वो लचीला भी हो और साथ ही साथ कठोर भी हो, रिजिड भी हो। सो फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। फ्लेक्सिबल मीन्स व्हाट? फ्लेक्सिबल मीन्स ओपन टू चेंजेस एंड रिजिड मीन्स व्हाट? रिजिड मीन रेसिस्टेंट टू चेंजेस। सो देखो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल इट इज थिंग कि हमारा संविधान क्या है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ये ओपन टू चेंजेस है, ये बदलाव करने के लिए, ये खुले हाथों से बदलाव इसमें किया जा सकता है। एंड रिजिड मीन्स व्हाट? रेजिस्टेंट टू चेंजेस। तो ये बदलाव को रेसिस्ट करता है, ये बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता है, जल्दी से इतना आसानी से बदलना नहीं देना चाहता है ना। तो यही हमारी ब्यूटी है हमारे संविधान की कि ये फ्लेक्सिबल भी है और एट द सेम टाइम रिजिड भी है। सो ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी वेरी इजिली चेंज्ड और मॉडिफाइड इज ऑफन कॉल्ड फ्लेक्सिबल। सो जो संविधान जहाँ पे बहुत इजीली से आसानी तरीके से कोई संशोधन कर दिया जाए या बदलाव ला दिया जाए, उसको हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। एंड इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड, दे आर डिस्क्राइब्ड एज रिजिड। और अगर ऐसा कोई संविधान है जो बहुत मुश्किल से उसमें कोई बदलाव आ सकता है, उसमें बदलना कुछ भी बहुत मुश्किल है, तो उसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइंस बोथ दिस कैरेक्टरिस्टिक। और जो हमारी संविधान है, भारत की संविधान है, इन दोनों तत्वों का समावेश कर किया गया है। सो वी हैव both the features in our constitution. Our constitution is flexible also as well as rigid also. So the makers of the constitution were aware of the fact that there may be some faults or mistakes in the constitution. तो जो संविधान निर्माता थे वो इस चीज़ को जानते थे कि कुछ फॉल्ट्स हो सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकते हैं कौन संविधान में। दे न्यू दैट कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी टोटली फ्री ऑफ एरर। संविधान टोटली फ्री ऑफ एरर, पूरी गलतियों से ऐसा नहीं है कि वो फ्री हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एरर नहीं हो सकता। सो वेन एवर सच मिस्टेक्स शुड कम टू लाइट, दे वॉन्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी ईजिली अमेंडेड एंड टू बी एबल टू गेट रीड ऑफ दिस मिस्टेक। तो जब भी ऐसी चीज़ें, ऐसी कोई मिस्टेक जो है, गलतियाँ वो प्रकाश में आएगी, तो हमारे मेकर्स चाहते थे कि संविधान ऐसा हो कि वो आसानी से उसमें संशोधन किया जा सके और इन सब चीज़ों से, इन गलतियों से मुक्त होया जा सके। सो देन देयर वेर सम प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वेर ऑफ टेम्पररी नेचर एंड इट वाज डिसाइडेड that these could be altered later on once the new parliament was elected. So संविधान में भी ऐसे कुछ सारी चीज़ें थी, कुछ प्रावधान थे जो टेम्पररी नेचर के थे और उसमें डिसीजन लिया गया था कि जब नया पार्लियामेंट का गठन होगा तो इस चीज़ों को बदल दिया जाएगा। बट एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेमिंग ए फेडरल पॉलिटी। सो और उसी समय ये भी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल संघवाद राजनीति का स्थापना कर रहा था, फेडरल पॉलिटी का ढांचा बना रहा था। सो एंड देयरफॉर द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द स्टेट्स कुड नॉट बी चेंज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो ये जरूरी था कि अगर हम एक फेडरल पॉलिटी बना रहे हैं तो जो राज्यों के अधिकार है ना, जो राइट्स एंड पावर्स ऑफ स्टेट्स, वो इतनी आसानी से नहीं बदले जाए और वो जब तक राज्यों का उसमें कंसेंट ना हो, उनकी जबकि सहमति नहीं हो, तब तक उनके अधिकारों को और उनके पावर्स में, उनकी शक्तियां और अधिकार में कोई बदलाव ना हो सके। सो सम अदर फीचर्स वेर सो सेंट्रल टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर एंक्सियस टू प्रोटेक्ट दिस फ्रॉम चेंजेस। और कुछ जो हमारे फीचर्स थे हमारे संविधान के, वो हमारे संविधान के हृदय, स्पिरिट के प्रति इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि संविधान के जो निर्माता वो चाहते थे, वो चिंतित थे कि इनको कभी भी इनका कोई चेंज ना हो सके, इनको चेंज से प्रोटेक्ट कर लिया जाए। सो दिस प्रोविजंस, ऐसे जो प्रोविजंस है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, दिस हैव मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड। सो दिस कंसिडरेशंस लेड टू डिफरेंट वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कारण से हमें अपने संविधान का अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट बनाना पड़ा, थोड़ा
काफ़ी डिफरेंट तरीके बनाने पड़े, सो दैट जो चीज़ें ईजिली बदलने लायक हो ईजिली बदले जा सके, जो गलतियां हों उसको एरर फ्री जल्दी किया जा सकते, गेट रीड ऑफ गलतियां हम जल्दी हो सके, और जो चीज़ हमारे संविधान के कोर में है, जो हमारे संविधान के चीज़ें हम जो चाहते हैं कि नहीं बदले, उसका बदलाव करना मुश्किल हो या नहीं बदला जा सके। यहाँ पे एक टेबल दिया है कि हाउ टू एक फिगर दिया दैट हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 तरीके हैं जनरली संविधान में अमेंडमेंट लाने के लिए, संशोधन करने के। तो पहला है सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ, है ना। सो कुछ ऐसी प्रोविजंस है जो एक नॉर्मल कानून के तहत, जैसे नॉर्मल सिंपल ऑर्डिनरी लॉज को जैसे हम बदलते हैं उस तरीके से हम बदल सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में एक बहुमत, बस आम बहुमत के साथ हम कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ आर्टिकल्स है। देर आर सम आर्टिकल्स विच नीड्स स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट इन बोथ हाउसेस सेपरेटली। तो वो दोनों हाउसेस में, है ना, दोनों हाउसेस में डिफरेंटली, एक साथ उनका ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सेपरेटली उसमें स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है। ये आर्टिकल 368 में ये वर्णित है, ये डिटेल है। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं, प्रोविजंस है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही पार्लियामेंट के दोनों राज्यों का इंडिविजुअल दोनों सदनों का, पार्लियामेंट के दोनों सदनों का, लोकसभा राज्यसभा का, दोनों का इंडिविजुअल स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और साथ ही साथ जो लेजिस्लेचर्स है, जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें से एटलीस्ट 50% से ज़्यादा का, हाफ लेजिस्लेचर्स का, आर्टिकल 368 में भी इसका वर्णन है, उनकी भी कंसेंट चाहिए, उनका भी सहमति चाहिए, रेटिफिकेशन होना चाहिए। There are many articles in the Constitution which mentions that these articles can be amended by a simple law of the Parliament, है ना। No special procedure for amendment is required in such cases and there is no difference at all between an amendment and an ordinary law। तो ये जैसा मैंने बताया, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ की तरह बदल जा सकता है, इनके अमेंडमेंट में ऐसा कोई डिफरेंस ऑफ मेथड नहीं है। दीज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी फ्लेक्सिबल। सो ये पार्ट वेरी फ्लेक्सिबल पार्ट है। Read carefully the following text of some articles of the Constitution. In both these articles, the wording by law indicates that these articles can be modified by the Parliament without recourse to the procedure laid down in the Article 368. So हम जनरली हमारे संविधान में अगर बदलना है, संविधान के किसी प्रोविजंस को बदलना है, तो आर्टिकल 368 में प्रोविजंस टू modify to bring out amendment to parliament amendment to constitution is mentioned in article 368। बट कुछ ऐसे प्रावधान है जो आर्टिकल 368 हमें जाने की जरूरत नहीं है, वो उसके वर्डिंग से ऐसा है जो उससे पता चलता है कि वो एक सिंपल लॉ की तरीके से हम उसको बदल सकते हैं। मेनी अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट इन दिस सिंपलर मैनर। लाइक आर्टिकल 2 की बात यहाँ पे दिखा रहा, पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट्स थर्ड, पार्लियामेंट में बाई लॉ। सो आर्टिकल 2-3 जो बता रहा है कि पार्लियामेंट में बाई लॉ मीन्स बाई एक ऑर्डिनरी लॉ से ये चीज़ें बदल सकती है, राज्य की एरिया बढ़ा सकती है, ये सब चीज़ें इसमें आता है। सो द अमेंडिंग द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इन कुछ पार्ट्स को छोड़कर संविधान के बाकी पार्ट्स में अगर कुछ भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी प्रोविजंस में अमेंडमेंट करना है, तो उसका प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेनली हमारे संविधान को बदलने का जो मेन प्रोविजंस है, उनमें अमेंडमेंट करने का जो मेन प्रोविजंस है, वो आर्टिकल 368 में वर्णित है। सो इन दिस आर्टिकल देर आर 2 मेथड्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर संविधान को बदलने के लिए 2 मेथड्स हैं एंड दे अप्लाई टू 2 डिफरेंट सेट ऑफ आर्टिकल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो दोनों तरीके कुछ अलग अलग सेट्स ऑफ आर्टिकल्स है, जो अनुच्छेद है उस पर लागू होते हैं। वन मेथड इज दैट द अमेंडमेंट कैन बी मेड बाई ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। एक जैसा मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक रास्ता तो यह है कि अमेंडमेंट जो होगा वो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेस, लोग पार्लियामेंट के दोनों सदनों का स्पेशल मेजोरिटी होगा। द अदर मेथड इज मोर डिफिकल्ट। जो दूसरा रास्ता है वो और भी डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि आप, वो भी वर्णित है कि कौन सा रास्ता कहाँ पे यूज़ करना है, वो भी मेंशन्ड है कि इन एस्पेक्ट्स में ये इस तरीके से अमेंडमेंट होगा और इन एस्पेक्ट्स में इस तरीके से मेंशन्ड होगा। तो वो आपकी स्वेच्छा पे या सरकार की स्वेच्छा पे नहीं है। सो दिस ऑल्सो इज कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन्ड। So the other method is more difficult. It requires special majority of the parliament and consent of the half of the state legislature। तो इसमें पार्लियामेंट के दोनों सदन का स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का साथ में सहमति भी चाहिए, कंसेंट भी चाहिए। नोट दैट ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने वाली है कि कोई भी संविधान का कोई भी अमेंडमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ इनिशिएट किया जा सकता है, पार्लियामेंट में ही इनिशिएट किया जा सकता है। ये एक आपका क्या बोलते हैं,
आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वन बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है. सो दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियरली थॉट ऑफ, और ये आपके मन में ये बैठ जानी चाहिए कि ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट. Besides the special majority in the parliament, no outside agency. Besides the special majority in the parliament, no outside agency like a constitution commission or a separate body is required for amending the constitution. तो सिर्फ पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, और कोई आउटसाइड एजेंसी, कोई बाहरी कोई संगठन लाइक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन या कोई एक दूसरी बॉडी, दूसरी संगठन, सेपरेट बॉडी की ज़रूरत नहीं है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड, है ना, फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये लिखा है कि बेसिकली सिर्फ ज़रूरत किसकी है, तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली आफ्टर द पैसेज इन द पार्लियामेंट एंड इन सम केसेस इन स्टेट लेजिस्लेचर्स नो रेफरेंडम इज रिक्वायर्ड फॉर रेटिफिकेशन ऑफ द अमेंडमेंट. और कुछ जगहों पे अगर हम देखते हैं कि अगर पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी हो गया तो कुछ केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन, 50% स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट की ज़रूरत है, उनका रेटिफिकेशन का ज़रूरत है, बट कहीं भी रेफरेंडम की ज़रूरत नहीं है, जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है, जनता के द्वारा उसमें वोटिंग नहीं करवाया जा सकता कि अमेंडमेंट है या नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है. एन अमेंडमेंट बिल लाइक ऑल अदर बिल्स गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट. तो जैसा नॉर्मल बिल की तरह अमेंडमेंट बिल भी प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाता है, बट लेकिन क्या है इन दिस केस, इस केस में क्या है, प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर्स टू सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन. प्रेसिडेंट के पास कोई शक्ति नहीं है कि इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजें. नहीं, अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर गया है तो प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर्स टू सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन. दिस डिटेल शो, ये दिखाता है कि हाउ रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटिंग द अमेंडिंग प्रोसीजर्स कुड हैव बीन. तो हमारा जो अमेंडमेंट का प्रक्रिया है वो रिजिड भी है, ये यहाँ पे दर्शाता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशंस. तो हमारा संविधान जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करता है. दिस मेक्स द अमेंडमेंट प्रोसीजर्स रिलेटिवली सिंपल, बट मोर इम्पोर्टेंटली दिस प्रोसेस अंडरलाइंस एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, जो only elected representatives of people are empowered to consider and take final decisions on the question of amendments. Thus, sovereignty of the elected representatives, parliamentary sovereignty is the basis of the amendment procedure. So यहाँ पे क्या है कि only elected representatives, सिर्फ जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर एम्पावर्ड टू कंसिडर एंड टेक फाइनल डिसीजन. सिर्फ उनके पास हो सकती है फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि अमेंडमेंट कैसे होगा. अमेंडमेंट के ऊपर सिर्फ उनका पावर है, उनकी शक्ति है. सो ये एस्टेब्लिश क्या करता है, ये पार्लियामेंट्री सोवरेंटी जो जनता के द्वारा चुनी हुई है, इलेक्टेड प्रतिनिधियाँ हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों हैं, और या फिर संसदीय संप्रभुता को एस्टेब्लिश करता है. सो ये टॉपिक खत्म हो गया.